एगेट की एंडिंग काफी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। सभी लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्शन और डिफरेंट एंडिंग की उम्मीद कर रहे थे और स्ट्रोएड्स की पावर का बढ़ने का भी। बट ट्रस्ट भी दोस्तों, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्क में से एक था और एंड होते होते इसने ये प्रूव भी कर दिया। हम सभी ने इस आर्क को मांगा के थ्रू ही देखा है, तो स्टोरी में ब्रेक और वेगापंक की स्पीच की वजह से इस पे ध्यान उतना नहीं जा पाया। तो आज हम इस वीडियो के साथ चीजों का एक्सप्लेन करेंगे और फिर से सारे इवेंट्स को रिव्यू करेंगे, एवरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि क्यों ये आर्क आगे सबसे इंपॉर्टेंट आर्क होने वाला है। पर्सनली मुझे तो यार काफी पसंद आया। इसमें कितने बवाल हुआ, रोना, चिल्लाना, अपनी जान बचाकर भागना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइट, किसका मरना और दूसरे की उसकी जगह ले लेना, और मैनी मोर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। और अब इसे डीपली एनालाइज और रिव्यू करने में और ज्यादा मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने इस मजेदार वीडियो को। इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो वानो द कंट्री ऑफ ट्रेडिशन से निकलकर हमें देखने को मिलता है एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक आइलैंड, और इस आर्क में हमें जानने को मिला कि क्यों न्यू वर्ल्ड को डेडली कहा जाता है। भले हमारी सारी अटेंशन एगेट आइलैंड पर ही थी, पर जो बाकी जगह पर हुआ वो सब कुछ हमें वापस याद दिलाता है कि बेटा अब तुम फाइनल सागा में आ चुके हो। ब्लैकबीड पायरेट्स की पावर, उनका कंटिन्यूअस रैम्पेज, ग्लिम्प्सेस ऑफ एल्बाफ, रियल डीमंस जो ईमू को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद ईमू की पावर्स। हमें इस आर्क में उस हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला जिसे हमारे सामने से छुपाने की कोशिश की गई थी। हमने इसमें सबसे सैड स्टोरी को जाना, जो उस होप और रेजिलियंस की कहानी को सुना था जिसे इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता। स्टोरी ऑफ अ फादर जो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम दो सुपरनोवा को डाउन होते हुए देखते जिनका राइज लास्ट आर्क से हुआ था। द लेजेंड और हीरो ऑफ मरीन गार्प का कैप्चर होना उस चूतिया कोबी की वजह से, जो लूफी से भी बड़ा प्लॉट आर्मर लेके घूम रहा है। द फर्स्ट पायरेट जॉय बाई की पावरफुल आंखें की हेल्प से इन लोगों का एगेट से निकल पाना पॉसिबल हो पाया। यानी सारी चीजें काफी ज्यादा क्रेजी थी। तो इस आर्क की शुरुआत होती है बोनी और स्ट्राइड की मीटिंग से, और हम लिलिथ और शाका को भी देखते हैं, यानी वेगापंक की सैटेलाइट। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक था। स्टार्टिंग में तुम्हें पसंद आया कि नहीं, बट श्योर तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। सैटेलाइट और आइलैंड की टेक्नोलॉजी को देखकर मैं सच में एक्साइटेड हो गया था। एगेट के अलावा हम डिफरेंट लोकेशन पे भी रैम्पेज देखते हैं। 3 पायरेट जिनका वानो के बाद से एक राइज हुआ था। वानो में सबकी पावर्स बड़ी थी, तो तीनों से एक्सपेक्टेशन थी कि नेक्स्ट आर्क में अब वो कमाल दिखाएंगे और अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रूव करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विनर आइलैंड पर लॉ वर्सेस मार्शल डी टीच हुआ, जिसमें टीच ने उसे हरा दिया। एल्बाफ में किड वर्सेस शैंक्स हुआ, जिसमें शैंक्स ने उसे बुरी बेइज्जती के साथ डिफीट किया। और एगेट पर लूफी का सामना हुआ एल्डर्स, मरीन, साइफरपोल एजेंट्स। वो हारे तो नहीं, पर स्ट्राइड को भी यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलना पड़ा। तो ये आर्क पिछले आर्क की तरह जीतने के बारे में नहीं था। ये आर्क था हमारे हीरोज को ये बताने के लिए कि तुम्हारे गोल्स तक पहुंचने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो बहुत पीछे है। स्टोरी में जिन कैरेक्टर्स का बिल्डअप बहुत टाइम से किया जा रहा था, उनकी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली। लाइक शैंक्स जिसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ही काफी है, टीच जिसकी स्ट्रेंथ आती है उसकी प्लानिंग से, और एल्डर जिनके बारे में पता चला कि उनका कुछ भी नहीं, सब कुछ जो उनके पास है वो ईमू का दिया हुआ है, और यहाँ तक कि वो जिंदा भी ईमू की दया पर है। इस सब के अलावा जिस चीज ने मुझे इस आर्क के साथ ज्यादा अटैच कर दिया वो थी कुमा की बैक स्टोरी। वो मुझे अलग ही हिट हुई है। मुझे नहीं पता कि उस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। एक लड़का जो बड़ा ही ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ जहां आज जो तुम्हारे साथ है, बात कर रहा है तुमसे, शायद वो कल ना देख, आज तुम्हारे पेरेंट्स से कल ना हो, आंखों के सामने उन्हें मार दिया जाए और तुम कुछ भी ना कर पाओ, तुम्हें एक इंसेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए। कसम से ये जीवन वो है जिसे सिर्फ हेल कहा जा सकता है। और एट लास्ट जब तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिले और तुम कैपेबल हो गए कि तुम अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता, फिर तुम अपनी बेटी के लिए अपनी लाइफ को हार्ड बना देना। धीरे धीरे तुम खुद की कॉन्शियसनेस को खोना शुरू करोगे और एक दिन तुम भूल जाओगे कि तुम क्या थे, और अब तुम कुछ भी नहीं हो, एक हाफ ह्यूमन हाफ मशीन, और कुछ टाइम बाद फुल मशीन। तुम स्टार्टिंग में स्लेव थे और लाइफ के एंड में भी स्लेव ही हो। ये थी तुम्हारी हैप्पी लाइफ। जस्ट इमेजिन ये क्या था। मोस्ट पेनफुल पास जो मैंने अब तक देखा है किसी भी एनिमे में। ये वो भी नहीं कि तुम्हारा बीता हुआ चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज था, बट स्टिल अभी भी उसी हेल को झेल रहे हो तुम। आई कांट इमेजिन। मुझे पर्सनली इसने काफी अफेक्ट किया है। वो सारी स्टोरी जो कुमा ने बोनी को बताई थी, उस सभी को लूफी ने सच करा। ही फाइट्स फॉर वीक, ही एनकरेज देम। और यही बात लूफी को अलग बनाती है। वो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए लड़ना पसंद करता है। बोनी का नीका बनना काफी फैंस को पसंद नहीं आया था, बट वो बोनी के बिलीव को स्ट्रॉन्ग करता है। एक टाइम पर जिस तरह से कुमा का बिलीव भी खत्म होने लगा, तो उसने भी मान लिया था कि वो बस एक लेजेंड था, और ऐसे ही एगेट पर बोनी का बिलीव भी डाउन होने लगा था। और फिर उसके सामने आता है लूफी नीका की फॉर्म में,
और ये उसकी बिलीव की जीत थी। कुमा ने अपनी पूरी लाइफ नीका को दी थी, उसने सभी की हेल्प करी नीका की तरह बिना बदले में कुछ मांगे। तो इन दोनों के लिए इतना करना मेरे ख्याल से तो बनता था। इस सब के अलावा हमने हाचिनोसु पर स्टूडेंट वर्सेस टीचर की फाइट देखी, गार्प वर्सेस कुजान। हाचिनोसु में जो हुआ वो सभी के लिए एक शौक था। मुझे एंड तक लग रहा था कि गार्प यहाँ से निकल जाएगा सभी के साथ। वो मरीन फोर्ड वाली फीलिंग्स फिर से एक बार जाग उठी थी कि यहाँ पर एस बच जाएगा, और वही सेम गार्प के साथ आई। एंड में उसका कैप्चर होना, बट गार्प का क्लियर था कि फ्यूचर मरीन्स पे ट्रस्ट कर रहा है, स्पेशली कोबी पर स्टिल गार्प वर्सेस कुजान काफी अमेजिंग फाइट थी। स्टूडेंट वर्सेस टीचर, ये जिराया वर्सेस पेन से काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। यहाँ पर गार्प ने काफी डोमिनेट करा, उसका काम करके खुद को कैप्चर होने देना। He was not a sacrificial lamb, but still वो ब्लैक बेड के चंगुल में है। कोबी और मोरिया के भाग जाने के बाद भी टीच के पास दो लोग हैं, पुडिंग और गार्प। एक हिस्ट्री को अच्छे से जानता है, दूसरी फ्यूचर की चाबी। और इसी के साथ टीच के पास कैरिबो भी है, जो अनइंटेंशनली बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहों पर था और उसे एंशिएंट वेपन्स के बारे में पता। जैसा हमने रिसेंट चैप्टर में देखा, ब्लैक बेड का प्लान अब उसके फाइनल फेज की तरफ बढ़ रहा है और उसका ट्रम्प कार्ड है द डीमन शेरिफ लेफिट। लेफिट टीच की प्लानिंग और इंटेल का इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके आगे की प्लानिंग और टीच को एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनाने में काफी बड़ा हाथ भी है। लेफिट क्यों इंपॉर्टेंट है उसे समझाने के लिए तो एक सेपरेट वीडियो लानी पड़ेगी, जो मैं आगे लाने वाला भी हूँ। और तुम यहाँ तक वीडियो में आ ही गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और वीडियो को लाइक एम हमारा है 1K लाइक्स का। तो बैक टू द वीडियो। इस आर्क में हिस्ट्री के सबसे बड़े रिवील्स हुए, जिन चीजों के बारे में हमें अब तक सिर्फ सुनने को मिला था और खुद की थ्योरी हमने बनाई थी कि ऐसा हो सकता है। इस आर्क ने उन चीजों के बारे में थोड़ी और जानकारी दी गई है। लाइक गॉड वैली में क्या हुआ था, जेबेक वहां पर हारा था हमें पता है, पर गॉड वैली क्यों हुआ था ये हमें बताया गया। वहां पर चल रहे स्लेव हंट के बारे में, और ये सब कुछ हमने कुमा के पास से जाना। कुमा जो खुद एक स्लेव था, उसकी आंखों से हमने गॉड वैली को देखा, जहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने फन के लिए स्लेव्स को मार रहे थे। और वन पीस में ऐसे ही बड़े बड़े इशू को एड्रेस किया जा रहा है। ये चीजें किसी भी इंडिविजुअल को किस हद तक अफेक्ट कर सकती हैं, ये हमें शो किया जा रहा है। गॉड वैली पे गार्प और रॉजर का आना, एक साथ मिलकर जेबेक से फाइट करना, और हमें गॉड वैली पर डेविल फ्रूट के बारे में दिखाया गया। उन लेजेंडरी डेविल फ्रूट को जो आज सीरीज का पार्ट बने हुए। हम पहले सोच रहे थे कि इतने पावरफुल डेविल फ्रूट गॉड वैली पे क्या कर रहे थे, क्या वहां पर कोई ट्री था, पर नहीं, हमें उसका जवाब अब मिल चुका है कि वो एक विनिंग प्राइस थे, जो अब सेंस भी बनाता है। एगेड आर्क में हमें जॉय बॉय के पास्ट के ग्लिम्पसेस दिखाए गए। वो सबसे हाइप मूवमेंट था उस पायरेट को दिखाना जिसका मिड स्टोरी से सिर्फ जिक्र हुआ है। जॉय बॉय जॉय बॉय जॉय बॉय जॉय बॉय कौन है, ये सवाल हम सभी के मन में था, और एगेड इसका आंसर भी देता है कि जॉय बॉय कौन था और कितना पावरफुल था वो। उसकी वॉर के बाद 100 इयर्स क्यों गायब हो गए, कंप्लीटली उसका आंसर भी वेगापंक की स्पीच से मिला, द ग्रेट क्लींजिंग। यही वो रीजन बना कि मोस्ट लोगों को पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हुआ है। उनके लिए बस एक फ्लड थे जो एजिस के साथ वो भूल गए, और ये था एक प्लान सारे साइंस और रेबल्स को मिटाने का। इसी के साथ हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी रिवील किए गए जो वन पीस के फाइनल सागा में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। इस पैनल में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को हम जानते हैं, बस ये बंदा जिसे अब तक कोई नाम नहीं दिया गया, ये बंदा कौन है, ये एक और मिस्ट्री को जन्म देता है। वन पीस में अब उस आइडिया को पुश किया जा रहा है। साबा ओडी में रेली कहता है कि अब बारी है नेक्स्ट जनरेशन की, और जैसा कि पुडिंग ने कहा था कि जब तक ओल्ड लेजेंड्स हमारे आगे रहेंगे तब तक न्यू की जगह ही नहीं है हमारे पास। गार्प खुद को फ्यूचर जनरेशन के सेक्रीफाइस करता, रॉजर ने नेक्स्ट जनरेशन पर आगे का काम छोड़ा, और इवन रेली भी कहता है कि वन पीस ढूंढने का जो मजा है वो यूथ से क्यों छीनना है। इवन व्हाइट बेड को पता था कि वो मरीन फोर्ड पर मारा जाएगा, बट स्टिल वो एस पे बैट लगा रहा था कि अगर वो खुद जिंदा आए ना आए पर एस बचना चाहिए फ्यूचर के लिए। दिस आइडिया द एडवेंचर ऑफ अ न्यू जनरेशन, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, यहाँ तक कि जॉय बॉय ने भी फ्यूचर में बिलीव करा था। तो इस आर्क के बाद शुरू होती है न्यू जनरेशन की कहानी, फिर वो चाहे पायरेट्स हो, मरीन्स हो या फिर रेवोल्यूशनरी। इस आर्क में काफी बड़ी चीजें हुई हैं जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया, और इस सब का कोर था एगेट। एगेट पर मुझे वेगापंक का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया लगा। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी, और उसने अपनी सेल्फ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, और सभी इंडिविजुअल काम करती है, सोचती है, और इमोशंस भी है उन सब में। उन सभी ने एक फ्यूचरिस्टिक आइलैंड को बनाया जो बाकी दुनिया से 100 ईयर्स आगे है। आइलैंड पे काफी सारी फाइट्स ने भी अच्छा काम किया। हमें ये देखने को मिला कि फाइनल सागा शुरू हो चुका है। जायंट्स का स्ट्रैट के साथ फाइट करना सच में काफी ज्यादा तगड़ा था। डीमंस के अगेंस्ट में फाइट करना, और इवन जायंट रोबोट का लूफी के लिए उठना, गोरोसो से फाइट करना, उसकी लास्ट मेमोरी जॉय बॉय के साथ, जॉय बॉय का देखना सिलुएट में सही पर स्टोरी को तो चार्ज अप कर देता है वो। और ये दिखाता है कि कहानी में बस हमें पुराने कैरेक्टर नहीं देखने को मिलने वाले हैं, न्यू कैरेक्टर्स आने बाकी हैं जो स्टोरी को शेप देंगे। और यहाँ पर हमेशा की तरह सेम चीज रिपीट नहीं हो, जैसा कि बाकी एनीमे वॉचर को वन पीस से दिक्कत है कि अगर लूफी को जीतना ही है तो फाइट देखनी क्यों है। यहाँ पर लूफी फुल पावर के साथ होने के बाद भी जीत नहीं पाता है, वो यहाँ तक कि अपने एनिमीज को हार्म तक नहीं कर पाता है, और एंड में एक ही उपाय उसके पास बचता है कि यहाँ से बचकर निकलना होगा। यहाँ लूफी अपनी फुल पावर के साथ भी पंच करने पर कुछ नहीं कर पा रहा था, और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज भी थी, क्योंकि अब यहाँ से बचकर निकलना यानी लूफी को अपनी स्ट्रेंथ पर
और काम करना पड़ेगा और हमें कुछ न्यूली पावर्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जिस तरह से गोरो सभी पर डोमिनेट कर रहे थे उसी के बेसिस मैंने एक व्हाट इफ लिखी है। अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव देखा है तो जाकर तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर लूफी का वीक पढ़ना और अहमद की हेल्प लेना जो अपने अंदर एक बड़ा सा राज छुपा कर बैठा था, और ये भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा बैंगर था, जॉय बॉय की इंसेन हाकी। और हर आर्क की तरह इसमें भी हमें एक मेजर बिट्रेल देखने को मिला, एक सैटेलाइट यॉर्क का ही। और वेगापंक के मरने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि रिमेनिंग सैटेलाइट कुछ क्रेजी कर दिखाएंगे। जैसे कि ओरिजिनल वेगापंक ने सभी को ऑर्डर दिया था क्लाउड मशीन को बचाने का, वो लोग आपस में कंबाइन होकर क्लाउड मशीन को लेकर पार बोलते हैं और यॉर्क उन्हें नीचे से खड़ी देखती रह जाती है। इसके आगे के चैप्टर में जो रिवील होता है वो तो कुछ ज्यादा ही इंसेन था, मतलब उसे सोचना भी इम्पॉसिबल था। स्ट्रैट के एगर से निकल जाने की वजह से ईमू का सैटर्न को मार देना कुछ सेकंड्स में। ईमू सैटर्न के मरीजों तक पहुंचने का वेट नहीं करती, वो मरीन्स के सामने सैटर्न को मार देती है, यानी उसे फर्क नहीं पड़ता किसी को उसके बारे में पता चलता है कि नहीं। ये सारे चोचले एल्डर्स को झेलने हैं और उन्हीं को ही संभालना है। सैटर्न को मारने के जस्ट बाद न्यू गोरो से अपॉइंट कर दिया जाता है सेंट फिगरलैंड गार्लिंग। ये था सेम चैप्टर से दूसरा झटका। इस सब में हम वापस से वन पीस की सेंट्रल थीम को देखते हैं जो बार बार हमें शो की जाती है, द क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी। एक तरफ ईमू की आइडियोलॉजी जो दुनिया को उसके अराउंड रिवॉल्व कराना चाहती है, और दूसरे सेकंड वन की दुनिया सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी सन गॉड नीका के अराउंड। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, वन पीस बैक टू बैक बैंगर ड्रॉप कर रहा है, जिसमें रिसेंट चैप्टर 1126 में सैंक्स ने बाटो को ही पेल दिया। और बाटो की बातों को सुनकर लूफी को लेकर काफी खुश था, उसने अपनी जर्नी में किस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंस करा है, और लूफी के कान तो सैंक्स काफी टाइम से सुन रहा है। और हम ब्लैक बेल्ट के प्लानिंग के साथ साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी के एफर्ट्स को भी देखते हैं जो खुद अपनी साइड से भी चीजों को फास्ट करना चाहती है। पहले मरीजों को वीक करना ताकि उनके डिफेंस ढीले पड़ सके, और जब वो बाहर निकले तब उनका चांस होगा स्ट्राइक करने का। पर यहाँ पर ब्लैक बियर्ड और रेवोल्यूशनरी आर्मी के प्लान आपस में क्लैश करेंगे, जिसमें हमेशा की तरह ब्लैक बियर्ड बीच में जंप करके फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और इस चैप्टर के एंड में स्ट्रैट को कोई उठाकर सीधे अपने घर ही ले जाता है। तो एगेड आइलैंड पर बहुत कुछ हुआ है, काफी कुछ सीरियस और काफी कुछ स्मॉल पैनल्स में लाइट स्टोरी की तरह दिखाया गया है। तो जरूरी नहीं कि चीजें बस फोकस ही की जाए, वन पीस में छोटी छोटी चीजों के थ्रू ही बड़े बड़े आंसर्स दिए जाते हैं। सो ओवरऑल ये आर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, जिसने वर्ल्ड में एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है। पहले रॉजर, फिर व्हाइट बियर्ड और अब वेगापंक, जो जाते जाते वन पीस की इंपॉर्टेंस दुनिया को बताकर गए हैं। तो फाइनल सागा की ऐसी शुरुआत मैंने पहले इमेजिन नहीं करी थी। एक आर्क की ऐसी शुरुआत मैंने इमेजिन नहीं करी थी जहां पर स्ट्रैट बस आइलैंड पर घुसे ही तो और फिर उन्हें अपनी जान बचाकर अचानक से निकलना पड़ा, और उसके लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आर्क बाय आर्क चीजें काफी ज्यादा वाइल्ड होती जा रही हैं। लाइक वेगापंक अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सैंक्स के अपने प्लान है, ब्लैक बियर्ड और रेवोल्यूशनरी आर्मी के अपने हैं, और अब क्रॉस गिल्ड भी इस बीच में कूद चुकी है। तो चीजें आगे काफी ज्यादा मैसी होने वाली है। किस पॉइंट पर कौन किसको क्रॉस करता और हमें किसके बीच में बैटल देखने को मिलेंगी, वो आगे की स्टोरी को स्ट्रेट चैनल करेगा। तो मेरे हिसाब से ये आर्क काफी इंपॉर्टेंट था और मोस्ट एंजॉइंग आर्क भी था मेरा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो चुका हूँ और वहां पर शॉर्ट कंटेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो।